ये हमारी स्लाइड्स आ गई हैं जी। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फर्स्ट क्लास। इफ यू वांट टू एडजस्ट द स्क्रीन, आप इसको मैक्सिमाइज जूम आउट वगैरह कर सकते हैं, आपके पास इसका कंट्रोल होगा। ठीक है। सो what would be our learning objectives for today's class? We will see what is accounting and we will identify the uses of the accounting. पहले तो हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग है क्या, फिर हम ये देखेंगे कि इसके यूजेस कौन से हैं और अकाउंटिंग यूज कहाँ कहाँ होती है। ठीक है। देन वी विल स्लाइटली टच द एथिक्स व्हिच इज फंडामेंटल टू द बिजनेस कॉन्सेप्ट्स। कि अकाउंटिंग के अंदर एथिक्स या अखलाकियात को हम किस तरह से इन्फोर्स करते हैं और कैसे ये ज़रूरी है। Then we will explain what is generally accepted accounting principles, which is very to know कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम अकाउंटिंग को अकाउंटिंग के प्रोसेसेस वगैरह को सब करते हैं। Then will we see some very basic assumptions that we will use accounting, which is monetary unit assumption और इकोनॉमिक एंटिटी assumption। ये दोनों assumptions को हम डिटेल के साथ देखेंगे। Then we will come to the very basic, which is the accounting equation. ठीक है, and we'll see what components it will have in the accounting equation. Then we will analyze the effects of business transactions on accounting equation. हम ये भी देखेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन पर। और फिर हम जो इसकी बेसिक वो हैं स्टेटमेंट्स हैं अकाउंटिंग की, we have 4 financial statements that we need to prepare at the end of each accounting period or after some time जो हम बनाते हैं उनको हम देखेंगे। मेरी आवाज सही नहीं आ रही? स्टूडेंट जरा हैंड रेज करके बताएं मेरी आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही? ओके, दैट्स गुड। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स रहेंगे आज की क्लास के अंदर, इसको हम कवर अप करने जा रहे हैं। राइट, दिस इज द प्रीव्यू। ठीक, व्हाट इज अकाउंटिंग, इसमें ये प्रीव्यू है, अभी भी हम इसको डिटेल में नहीं देख रहे हैं कि ओवरऑल हम क्या चीज देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम 3 एक्टिविटीज को देखेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर 3 बेसिक एक्टिविटीज होती हैं जो हम करते हैं और कौन इसको यूज करता है, यूजर्स कौन कौन से हैं इसके। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अकाउंटिंग में एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग देन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिन प्रिंसिपल्स के बेस के ऊपर हम अकाउंटिंग करते हैं। मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है और फिर इसके एजम्पशंस क्या हैं, ये सारे इसके आपके बिल्डिंग ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके पार्ट्स, उसके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी, इसको हम देखेंगे हर पार्ट को। फिर हम ये देखेंगे कि हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को बेसिकली यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन का एनालिसिस किस तरह करेंगे। ठीक है, तो फिर हम उनको समराइज भी करते हैं और ये समरी हमें क्या बताती है इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारी जो स्टेटमेंट्स आती हैं, सबसे पहले ये तरतीब के साथ ही हैं। सबसे पहले इनकम बनाते हैं हम, फिर ओनर इक्विटी स्टेटमेंट बनती है और फिर बैलेंस शीट बनती है और एंड में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो ये हमारा प्रीव्यू हो गया आज की क्लास का कि आज की क्लास के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है इंटरनेट का इशू हो जिसकी वजह से आवाज का प्रॉब्लम आपको आ रहा है, but you should not worry because this lecture is being recorded and you will have access to the recording of this lecture. If you missed any bit you can catch up by watching the recorded lecture. ओके जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं?
पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट। अब इन तीन चीजों को आपने याद रखना, ठीक है। आइडेंटिफाई क्या करते हैं हम देखते हैं अभी, क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं। रिकॉर्ड हम क्या करते हैं इसको भी हम देखते हैं, और कम्युनिकेट क्या करते हैं इसको भी अभी हम देखते हैं। लेकिन ये होता क्या है? आप किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? इकोनॉमिक इवेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप रिकॉर्ड किसको कर रहे हैं? यू आर रिकॉर्डिंग द इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है। और कम्युनिकेट किसके कर रहे हैं? कम्युनिकेट भी आप इन्हीं की जो समरीज बनाते हैं उसको आप कम्युनिकेट, ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट क्या चीज है? व्हाट इज द इकोनॉमिक इवेंट? जिसमें आपका कोई लेन देन होता है, कोई गिव एंड टेक होता है, दैट इज द इकोनॉमिक इवेंट। लेकिन गिव एंड टेक तो आपका वैसे चीजों का भी तो हो सकता है, ठीक है। यानी आपने किसी को कोई एक आर्टिकल दिया, से फॉर एग्जांपल आपने किसी को बुक दी, उसने आपको मोबाइल दे दिया, तो ये बार्टर सिस्टम के ऊपर ये इकोनॉमिक इवेंट तो हो गया। लेकिन हम जो इकोनॉमिक इवेंट देखेंगे उसमें आपकी करेंसी इन्वॉल्व होगी, यानी आपकी मनी इन्वॉल्व होगी, इन मॉनेटरी टर्म्स होगा वो, ठीक है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उस जिसकी अकाउंटिंग हम देख रहे होंगे, उसके इकोनॉमिक इवेंट को हम क्या करते हैं? उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से इवेंट्स हैं ऐसे। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हमें पता चल गया कि हमने इसे रिकॉर्ड भी करना है, ठीक है। फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जब रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फिर हम उसे कम्युनिकेट भी करते हैं फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। तो उसके जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं वो कौन कौन से हैं? कुछ यूजर्स उसके कंपनी के अंदर होंगे, कुछ बाहर होंगे। लेट्स सी, इस चीज की आपको समझ आ गई। इकोनॉमिक इवेंट जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगी। ट्रांजैक्शन का वर्ड भी थोड़ा टेक्निकल है, मैं अभी आपको बताऊंगा व्हाट इज ट्रांजैक्शन। आप डीलिंग समझ लें इसको, ठीक है। दो पार्टीज के दरमियान डीलिंग, ऐसी डीलिंग जिसमें आपकी करेंसी इन्वॉल्व है, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर हो जो, ठीक है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको रिकॉर्ड करना है और उसको कम्युनिकेट करना है। दिस इज दी पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। तो तीन चीजों को आपने याद रखना है, 1 2 3। आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक इवेंट, रिकॉर्ड द इकोनॉमिक इवेंट, एंड देन you will communicate that economic event. ये तीन एक्टिविटीज को यहाँ पे थोड़ा इलिस्ट्रेट किया गया है ताकि आपको ये बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड हो, आप इसको कर सकें। आइडेंटिफिकेशन आप कर रहे हैं इकोनॉमिक इवेंट की। इसी इकोनॉमिक इवेंट को जो आप डीलिंग करेंगे ये दो चीजों की, देखें कुछ भी रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप रिकॉर्डिंग को जब सुनेंगे तो आप उसको जितनी बार चाहें आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इकोनॉमिक इवेंट को जब आप करेंगे आइडेंटिफाई, उसी को हम ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। दो लोगों के दरमियान कोई डीलिंग हुई जिसमें मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व है या करेंसी इन्वॉल्व है, तो उसको, उसी इकोनॉमिक इवेंट को हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। इसको हम डीलिंग भी कह सकते हैं। और डीलिंग के अंदर मिनिमम दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी या दो चीजों का लेन देन होगा, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। कि आप किसी से एक चीज ले रहे हैं उसके बजाय आप उसको दो चीजें दे रहे हैं, ठीक है। किसी से दो चीजें ले रहे हैं उसके बजाय उसको कोई एक चीज दे रहे हैं। और एक साइड पे आपका कैश से रिलेटेड कोई चीज होगी, सॉरी कैश नहीं, करेंसी से रिलेटेड कोई चीज होगी, ठीक है। जब आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ओके ये इकोनॉमिक इवेंट है, ठीक है, इसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट है, यू विल रिकॉर्ड इट। जब आप उसको रिकॉर्ड करते हैं तो साथ उसको क्लासिफाई भी करते हैं और फिर समराइज भी करते हैं। कैसे करते हैं ये अभी नेक्स्ट अभी आ जाता है, ठीक है। देन यू विल व्हाट यू विल डू, रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं, उसको आप कम्युनिकेट करते हैं मैनेजर्स को, ठीक है। मैनेजर्स को आप कम्युनिकेट करते हैं, या फिर जो उसके ऊपर जो रिपोर्ट्स बनाते हैं आपकी ट्रांजैक्शंस को, उन्होंने रिपोर्ट्स बनाई, प्रिपेयर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। जो इन्होंने रिपोर्ट्स बनाई, रिपोर्ट्स को फिर उन्होंने भेजा आपके मैनेजर्स के पास। इफ यू आर सिटिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इन एनी मैनेजरियल रोल, somehow you need the information about the company, financial information about the company,
दैट्स व्हाई वी कॉल इट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, आप जो पढ़ने जा रहे हैं कोर्स, इसका नाम भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। फिनेंसेस के बारे में, फिनेंस का वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं, वो भी हम मनी के लिए या फंड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, इट इंक्लूड्स आल्सो बुक कीपिंग फंक्शन। तो बुक कीपिंग फंक्शन कहाँ तक होगा? इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स द आइडेंटिफिकेशन, वेदर ये ट्रांजैक्शन है या नहीं, इसको रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं, और इसके रिकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ तक ये बुक कीपिंग है। इन सम केसेस वी आल्सो the preparation of reports also we take in the bookkeeping. अदरवाइज आपका बुक कीपिंग का जो फंक्शन होगा वो आपका आइडेंटिफिकेशन इकोनॉमिक इवेंट, यानी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है और उनको रिकॉर्ड करना है, इसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। और बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मैंने कहा कुछ केसेस में हम उसको, उसकी जो रिपोर्टें तैयार करते हैं, अभी हम देखेंगे कौन कौन सी रिपोर्ट्स हमारी बनती हैं, ट्रांजैक्शन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, सारी चीजें आएंगी आगे डिटेल के साथ। अब जो मैनेजर्स होंगे, ये जो लास्ट वाली तस्वीर जो यहाँ पे नजर आई है, जिसके ऊपर मैं अभी अपना माउस पॉइंटर आपको शो कर रहा हूँ, बेसिकली शी इज द मैनेजर। ठीक है, वो एनालाइज कर रही है रिपोर्ट को और उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो लेके उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रही है। तो ये एक तरह से आप कह लें कि ये यूजर है और इसको वो रिपोर्ट्स कम्युनिकेट होती है, राइट। नॉट द ट्रांसफर ऑफ मनी, मनी के बेसिस के ऊपर आप खरीदो फरोख्त करते हैं ना, जैसे आपने कुछ लिया कुछ दिया, दोनों सूरतों में आपकी करेंसी इन्वॉल्व होती है ना, पैसे से आती है ना चीजें, किसी से पैसे लेके चीज देते हैं या किसी से पैसे दे के किसी से चीज ली, बोथ बोथ वेज। तो आप उसको, हम उस डीलिंग को बिटवीन टू पार्टीज, नॉट टू पर्संस, टू एंटिटीज। अभी एंटिटी की अजम्पशन आएगी आगे, तो थोड़ा सा आप होल्ड ऑन करें, उसके बाद मैं क्वेश्चन भी लूंगा आपसे। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या आ रहा है जी? यूजर्स कौन कौन से हैं, कौन यूज करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को? इंटरनल यूजर्स में आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे फिनेंस डिपार्टमेंट है आपका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये आपके सब के सब जो है अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन जो जनरेट कर रही होती है, अकाउंटिंग या बुक कीपिंग से जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही होती है, उसको ये यूज कर रहे होते हैं। कैसे? यहाँ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। इज कैश सफिशिएंट टू पे डिविडेंड्स टू माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक होल्डर्स? फिनेंस वाले क्या क्या किस डिसीजन के लिए उनको ये चाहिए अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन? क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम डिविडेंड पे कर सकते हैं? कहाँ से पता चलेगा? अकाउंटिंग रिपोर्ट से पता चलेगा ना। ये मे बी सीएफओ हो या मे बी फिनेंस मैनेजर हो, ठीक है, ये मे बी मार्केटिंग मैनेजर हो। इसको क्या चाहिए? व्हाट प्राइस शुड एप्पल चार्ज फॉर एन आईपॉड मैक्सिमाइज द कंपनीज नेट इनकम? ठीक है, प्राइसिंग सेट करनी है, उसके लिए भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए। कैन जनरल मोटर्स अफोर्ड टू गिव इट्स एम्प्लॉयज पे रेज दिस ईयर? क्या सैलरीज बढ़ा सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्स का इशू है ना, क्या ये सैलरीज बढ़ा सकते हैं? तो किस चीज की इंफॉर्मेशन को चाहिए होगी? इनको भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। Which Pepsi Cola product line is the most profitable? Should any product lines be eliminated? कौन सी प्रॉफिटेबल जा रही हैं, कौन सी प्रॉफिटेबल नहीं है? कौन सी प्रॉफिटेबल है और कौन सी प्रॉफिटेबल नहीं है? जिन लोगों को समझ नहीं आ रही वो पेपर पेन से सामने रखें और क्वेश्चन लिखते जाएं। जो समझ नहीं आ रही ना, उसका क्वेश्चन लिखें, स्पेसिफिक हो कि ये फलां चीज नहीं समझ आ रही, उसको लिख लें आप। जैसे ही आपको मौका देते हैं तो आप क्वेश्चन कीजिएगा। तो आप अगर खुद से बैरियर क्रिएट करेंगे अपने माइंड में कि यार ये तो नया सब्जेक्ट, तो हम समझ ही नहीं सकते, तो आप सोचें आपने कितने नए सब्जेक्ट्स पढ़े हैं? बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना आपने। यू स्टडीड मैनी न्यू सब्जेक्ट्स। उसी तरह का ये एक सब्जेक्ट है, और मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसमें खाली आप मैथमेटिक करनी है, प्लस माइनस
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस ये 4 फंक्शन इसके अंदर होते हैं। लेकिन ये चारों चीजें आपने कैसे करनी है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? ये भी हमने इंटरनल यूजर देखे कि विद इन द कंपनी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। यानी हम ये देख रहे हैं कि हम ये इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके साथ रिपोर्ट्स बना रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इन सारी रिपोर्ट्स की सब लोगों को जरूरत है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जरूरत है आपके, ठीक है? डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको जरूरत है। अब इसमें हम देखना है कि एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हमारे पास हो सकते हैं इसके, उनको भी इसकी जरूरत होगी। इन्वेस्टर्स को जरूरत है, ठीक है? इस जनरल इलेक्ट्रिक अर्निंग सेटिस्फैक्टरी इनकम, यानी कंपनीज के शेयर्स लोग परचेज करते हैं ना, शेयर्स उस कंपनी के परचेज करते हैं जो कंपनी अच्छी जा रही होती है, जिसके प्रॉफिट्स अच्छे जा रहे होते हैं। तो वो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही देख रहे होते हैं ना। अगर आपकी अर्निंग्स को देख रहे हैं, वो आपकी इनकम स्टेटमेंट को देख रहे होंगे। और अगर आपकी वो देख रहे हैं कि आपके पास एसेट्स कितने हैं, तो उसके लिए आपकी बैलेंस शीट को वो देख रहे होंगे। और जो लोग आपके क्रेडिटर्स होते हैं, जिनसे आप चीज़ें लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप रिटेलर हैं, आपका कोई सप्लायर है, उससे आप कुछ ले रहे हैं, रिटेलर भी आपकी पोजीशन को देखेगा कि आपकी पोजीशन कैसी है, क्या आपको क्रेडिट दिया जा सकता है या नहीं, ठीक है? उसी को देख के वो क्रेडिट देते हैं आपको। तो उनको भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। क्रेडिटर्स विल यूनाइटेड एयरलाइंस बी एबल टू पे इट्स डेट्स एज दे कम ड्यू। इसमें क्रेडिटर्स में आपके डायरेक्ट क्रेडिटर्स भी होते हैं, लाइक जो जिनसे आपने लोन लिया हो, यानी बैंक वगैरह और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या जिनको आपने बॉन्ड्स वगैरह सेल किए हों, जिनको बॉन्ड्स दिए हों, आपने इशू किए हों, या फिर आपके सप्लायर्स भी हो सकते हैं, वेंडर्स वगैरह भी हो सकते हैं, जिनसे आप क्रेडिट के ऊपर लेते हैं, ठीक है? क्रेडिटर्स जो आपको उधार, ठीक है, वो आपको कैश की सूरत में भी उधार दे सकते हैं और आपको चीजें भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक कंप्यूटर का स्टोर है, रिटेल स्टोर है, तो आप कंप्यूटर किसी कंपनी से बाय करेंगे ना, तो वो आपको क्रेडिट देते हैं, आपको कहते हैं कि जी आप ले लें कंप्यूटर, पैसे बाद में दे दीजिएगा। आप वो लेके सेल करते हैं, सेल करने के बाद जब आपके पास कैश आ जाता है तो उसमें से कैश उनको देते हैं, जो आपका मार्जिन होता है वो आप रखते हैं, ठीक है? तो ये छोटी से छोटी शॉप में भी होता है ये। इन्वेस्टर्स, हाउ डज डिज्नी कंपेयर इन साइज एंड प्रॉफिटेबिलिटी विद टाइम वार्नर? डिफरेंट कंपनीज को जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स को देख के कंपेयर करते हैं कि किस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इस कंपनी की हमें शेयर्स को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम किस चीज़ को देख रहे हैं? देखें, मैं बार बार आपको लेके जा रहा हूँ बेसिक्स के ऊपर। हम क्यों देख रहे हैं ये? इन सब लोगों को आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं उनकी ज़रूरत होती है, वहीं से ये असेस करते हैं कि आपकी कंपनी किस तरह से चल रही है और किन कंपनीज में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। लाइबिलिटीज का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया। अक्सा, यू मस्ट बी फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, मैंने तो अभी लाइबिलिटीज का जिक्र भी नहीं किया। अभी तो मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि हम इकोनॉमिक इवेंट्स को देखते हैं, जिनको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट करने के बाद उसकी रिपोर्ट्स बनाते हैं। उनकी रिपोर्ट्स कौन कौन यूज करता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कौन यूज करता है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कौन 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 यूज करता है, ठीक है? एडवांस क्वेश्चन प्लीज नहीं करें, ठीक है? आपकी ये लाइबिलिटीज अभी आ जाती हैं। क्रेडिटर्स जो आपको उधार पे माल देते हैं उनको क्रेडिटर्स कहते हैं, या आपको डायरेक्ट जो उधार देते हैं उनको भी क्रेडिटर्स कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं जी हम, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अकाउंटिंग। एथिक्स क्यों जरूरी है इसमें? क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, यूएस जो है लीड कर रहा है पूरी दुनिया को, यूएस के अंदर ही जो काम होता है वो नॉर्मली बन जाता है, एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है? आपको पता होगा कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो भी यूएस से स्टार्ट हुआ था, ठीक है?
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग को अंदर जो एथिक्स है, यानी जो वो रिपोर्ट करते हैं, स्टेटमेंट्स बनाते हैं, अगर उसके अंदर वो मिस स्टेट कर दें, यानी गलत रिपोर्ट करें चीज़ों को, तो उससे क्या होता है? उससे एक तो आप चीट कर रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं। तो उसके ऊपर जो केसेस हो चुके हैं, स्कैंडल्स बने हैं, उनमें कुछ कंपनीज हैं, एक एनरॉन कंपनी है, इसका स्कैंडल बना था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इनकी गलत थी। वर्ल्ड कॉम का था, ये बहुत मशहूर हैं, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें, एनरॉन स्कैंडल, वर्ल्ड कॉम स्कैंडल, हेल्थ साउथ स्कैंडल, एआईजी इंश्योरेंस है इसका स्कैंडल, तो यू विल सी कि इन्होंने जो जब रिपोर्ट्स बनाई तो वो रिपोर्ट्स इन्होंने गलत बनाई, उनमें इन्होंने रॉन्ग इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट किया, वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से ये स्कैंडल्स बन गए। ठीक है, अभी कुछ चीजें थोड़ी सी होल्ड रखें, क्योंकि अभी हमने ये देखना है कि शेयर्स क्या होते हैं कंपनी के, और किस तरह से शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टर का जो पार्ट है, और किस तरह से अगर कंपनी को चीट करती है तो उसका ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के अंदर इम्पैक्ट आता है। ठीक है, ये इन सारी चीजों को जो मिस स्टेटमेंट थी, इसको कवर करने के लिए यूएस ने अपनी सेनेट के अंदर लॉ पास किया, उनकी कांग्रेस ने, जिसको हम सॉक्स एक्ट कहते हैं, और उसका होल नेम जो है सरबान्स ऑक्सले एक्ट है। ठीक है, ये 2002 में किया ताकि ये प्रैक्टिसेस को रोका जाए। ये एथिक्स की बात कर रहे हैं, झूठ बोलना बुरी बात है। ठीक है, हमें सबको पता है झूठ बोलना बुरी बात है, वो चाहे कोई किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी सेक्ट से हो, झूठ बोलना बुरी बात है, सबको पता है इस चीज का। ठीक है, तो ये एथिक्स जो है, ये हमें बताते हैं कि आपने ऑन द राइट ट्रैक रहना है। तो इन सारी चीजों को कवर अप करने के लिए सॉक्स एक्ट 2002 में प्रेजेंट हुआ, जो कि उसके बाद ये कानून बन गया वहां पे, और अब उस तरह की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। ठीक है, जिसमें आप मिस स्टेट करेंगे। इफेक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिपेंड्स ऑन साउंड एथिकल बिहेवियर, लेकिन आप कितनी हद तक रोक लेंगे, कानून कितना रोक सकते हैं? लोग नए रास्ते ढूंढ लेते हैं, तो यू हैव टू बी एथिकल, स्टॉप दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। तो जैसे हम कोई भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें एथिक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी तरह से इसमें भी एथिक्स इंपॉर्टेंट। और फर्दर जब आप इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जब आप मिस स्टेट करते हैं तो उसका कितना नुकसान होता है। नॉट ओनली कंपनी का होता है नुकसान, पूरी इकोनॉमी को उसका नुकसान होता है, स्पेशली इन द बिग ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम कॉर्पोरेशन कहते हैं, जिनके शेयर्स मार्केट में लॉन्च होते हैं। ठीक है जी, अब देखें, इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं इनकी हेडिंग्स कुछ सिर्फ रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। ये फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी उसी के अंदर ही आएगा, बिल्कुल उसी के अंदर आएगा। रिकग्नाइज एन एथिकल सिचुएशन एंड द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। ठीक है, आपने इसको देखना होता है। आइडेंटिफाई एनालाइज द प्रिंसिपल एलिमेंट्स इन द सिचुएशन। ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व है। आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स एंड वे द इम्पैक्ट ऑफ ईच अल्टरनेटिव ऑन वेरियस स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? जिनका जो उससे इफेक्ट हो रहे हैं आपकी रॉन्ग डूइंग से, रॉन्ग प्रैक्टिसेस से। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है, इसको डायरेक्ट स्लाइड में चलाते तो ये इसका, अब इसका राइट आंसर भी यहीं पे नजर आ रहा है। ठीक है, एथिक्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट बाय विच वंस एक्शंस आर जज्ड एज राइट और रॉन्ग, ऑनेस्ट और डिऑनेस्ट, फेयर और नॉट फेयर। ठीक है, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस, तो इसमें ये ऑप्शन दुरुस्त है। एथिक्स बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं, आपके अखलाकी मेयार है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, आपने किस तरह से रिपोर्टिंग वगैरह करनी। तो इसको हम छोड़ देते हैं, मैं असल में ये क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था, लेकिन इसको मैंने क्योंकि लोड किया इसके अंदर ब्लैक बोर्ड के अंदर, तो वो इसी तरह से नज़र आ रहा है, उसका आंसर भी साथ ही आ गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिकली गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि
आपने अकाउंटिंग प्रोफेशन को किस तरह से चलाना है, चीज़ों को किस तरह से आपने लेके चलना है। तो जैसे हमने अभी देखा कि इसमें इंटरनल यूजर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल यूजर भी होते हैं जो आपकी डिफरेंट काइंड की इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं। उसमें किस किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, ये सिर्फ मैं अभी आपको नाम बता रहा हूँ इनके, ये हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है और डिस्क्लोजर का नोट रहता है। ये डिस्क्लोजर का नोट जो है मतलब आपने और फर्दर इंफॉर्मेशन कौन सी जो है वो पब्लिश करनी है या जिसको रिपोर्ट करना है आपने। नॉर्मली आपके हर उसके अंदर ना एक रेगुलेटर होता है जो आपकी सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहा होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसको हम रेगुलेटर कहते हैं। यानी गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो थ्रू रेगुलेटर होता है इसके ऊपर। तो ये जो डिस्क्लोजर होता है कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देनी है वो गवर्नमेंट बताती है थ्रू रेगुलेटर। तो ये नोट डिस्क्लोजर उसको कहते हैं। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल परेशान होने की नहीं है, ठीक है। तो आपके जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो आपके आप देख रहे हैं कि एरो इसके ऊपर जा रहा है। इन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपकी वो क्या कर रहा होता है, ओवरसी कर रहा होता है कि क्या इसके मुताबिक आप कर रहे हैं रिपोर्ट या नहीं कर रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसको हम गैप कहते हैं। The accounting profession has attempted to develop a set of standards that are generally accepted and universally practiced. इनको हम generally accepted accounting principles कहते हैं। तो आपकी जितनी भी statements बनती हैं वो follow करती हैं आपकी गैप को, ठीक है। इसमें एक और चीज़ बाद में आई है जिसको हम IFRS कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो वो भी अकॉर्डिंग टू गैप ही हैं, लेकिन ये है कि वो उसमें थोड़ी बाद में बने हैं वो। तो एक ही तरह की चीज़ है, आप समझ लें कि इन दोनों का सोर्स अपना जो मकसद है, जो पर्पज़ है वो ये है कि आपकी रिपोर्टिंग जो है वो सही सही हो, एथिकल हो और अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड्स हो। जी, ये क्या है जी, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। रूल्स भी हैं इसके अंदर और प्रैक्टिसेस भी हैं। हैविंग सब्सटेंशियल अथॉरिटेटिव सपोर्ट, यानी अथॉरिटेटिव सपोर्ट का मतलब है कि इसके बैक पे बहुत सारे कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि ये एक जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको देख रही है, जिसके मेंबर जो है बहुत सारे कंट्रीज हैं, जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, शायद इस तरह से कुछ नाम है उसका। तो उनकी सपोर्ट है इसको, दैट द अकाउंटिंग प्रोफेशन रिकग्नाइजेज एज अ जनरल गाइड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस। हम बेसिकली जो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं उसका जो इवेंचुअल आपका पर्पस होता है वो रिपोर्टिंग होता है, और रिपोर्टिंग से हर यूजर अपने तरह की इंफॉर्मेशन उसमें से देख रहा होता है, एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स को किसने सेट किया? स्टैंडर्ड्स को किन किन, हाँ ये आ गया, उसका नाम आ गया जो मैं बता रहा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये इसके गैप के, ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB जिन्होंने वो दिए हैं, IFRS दिए हैं, वो भी इसके बैक के ऊपर है। और इसके अलावा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है जो कि ओवरऑल तमाम कॉरपोरेशंस को देखता है जिनकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होती है। ये भी एक रेगुलेटर है गवर्नमेंट की तरफ से। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इसमें आप भी लगा दें तो वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान है, ये अमेरिका का लिखा हुआ है वहाँ पे, उसको हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी। ठीक है जी। जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से मयरमेंट के क्या प्रिंसिपल है, हम जो मयर करते हैं वो किस तरह से मयरमेंट करते हैं, यानी हम कोई भी यूनिट लेते हैं उसके अंदर तो हम उसकी किसी भी यूनिट की मयरमेंट किस तरह करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है और कॉस्ट प्रिंसिपल है।
dictates that companies record assets at their cost. अब इसमें एक नई चीज आ गई, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स बेसिकली आपके रिसोर्सेज होते हैं जो आप यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिनको आप यूज करके आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट लेते हैं। यानी आपने एसेट्स को यूज किया, फॉर एग्जांपल आपकी कोई मशीनरी है जिससे आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो आपकी मशीनरी जो होगी वो क्या होगी? वो आपका एसेट होगी। In the same way, if you have vehicles that are used to sell their products, आपकी vehicles क्या होंगी? वो assets होंगी। ठीक है, तो इसमें historical cost principle में क्या है? आप जो है assets को उनकी cost के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उनको रिकॉर्ड करने का मतलब है उनको नोट डाउन करेंगे, उनको लिखेंगे। फेयर वैल्यू प्रिंसिपल क्या है? स्टेट्स दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू। The price received to sell an asset or settle a liability. अच्छा, फेयर वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जो मार्केट वैल्यू होती है, इस पे आप उसको बेच सकते हैं। ठीक है, उसको हम फेयर वैल्यू कहते हैं। फेयर वैल्यू प्रिंसिपल क्या बताएगा? आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को जो है आप जब रिपोर्ट करेंगे, ये रिकॉर्डिंग की बात है। ऊपर वाला जो प्रिंसिपल है वो रिकॉर्डिंग के बारे में बता रहा है, और ये जो प्रिंसिपल है फेयर वैल्यू प्रिंसिपल, ये बता रहा है आपको रिपोर्टिंग के बारे में। जब आप अपनी स्टेटमेंट के अंदर जब करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, उसको लिखेंगे, तो उसकी फेयर वैल्यू प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। सिलेक्शन ऑफ विच प्रिंसिपल टू फॉलो जनरली रिलेट्स टू ट्रेड ऑफ्स बिटवीन रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो डोंट वरी, जब हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस करेंगे तो वहां हम इस चीज को फिर दोबारा एक दफा फिर देख लेंगे। अच्छा, मॉनिटरी यूनिट अजम्पशन है, इसको अभी हम ऐसे क्विकली हम इससे पास करते हैं। जब आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शंस आएंगी, डीलिंग्स को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो आएंगी, तो वहां पे आपको इन चीज़ों की साथ साथ समझ भी आएगी। मॉनिटरी यूनिट अजम्पशन क्या कहती है? रिक्वायर्स दैट कंपनीज इंक्लूड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजैक्शन डाटा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये मैंने भी पहले भी बताया था, हम मनी के अंदर इन टर्म्स ऑफ मनी अगर वो होगा तो तभी हम कहेंगे कि ये इकोनॉमिक इवेंट है, अदरवाइज उसको हम इकोनॉमिक इवेंट नहीं कहेंगे। विसाम दुरानी, मैं आपसे अभी बात करता हूँ, प्लीज आप थोड़ा सा ना पेशेंस शो करें, और इसके ऊपर आपने इमोजीज नहीं डालने हैं अब, ठीक है? आर यू हेयरिंग मी? यहाँ मुझे लिख के बताएं। विसाम दुरानी, मैं आपको अभी माइक देता हूँ, आपसे बात करता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो सके। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी लेता हूँ, अब अपने क्वेश्चंस लिख के रखें। इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन है नेक्स्ट आपकी, कि अब इकोनॉमिक एंटिटी क्या होगी? अभी किसी ने बात की थी कि पर्सन्स, नॉट नेसेसरी कि पर्सन हो, पर्सन की बजाय एंटिटी भी हो सकती है। एंटिटी में हम कहते हैं, एंटिटी की हम डेफिनेशन करते हैं, वो कोई पर्सन, कॉन्सेप्ट या कोई चीज भी हो सकती है, तो प्लेस, कुछ भी हो सकता है। इकोनॉमिक एंटिटी कौन सी होगी? जिसके कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होगी। ठीक है, रिक्वायर्स दैट एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी बी केप्ट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ इट्स ओनर। अब इसको हम क्या कह रहे हैं कि जो आपका बिजनेस है वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज है, आप उसको एक पर्सन समझ लें। जस्ट फॉर मेकिंग कॉन्सेप्ट, आपका बिजनेस एक अलग पर्सन है, एक आर्टिफिशियल आप कह लें पर्सन है, दैट इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर। अब आपने जब बिजनेस को देखना है तो ओनर भी उसके लिए सेपरेट एंटिटी होगा और बिजनेस एक सेपरेट होगा। बिजनेस के अंदर बिजनेस की रिपोर्ट्स जब बनाएंगे तो उसकी आपको सेपरेट जो है ना उसको आप लेना पड़ेगा आपको। तो आपका बिजनेस ओनर से सेपरेट है, इसको हम एक इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन कहते हैं। तो आपका बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट हैं। जब हम कोई भी चीज करेंगे तो बिजनेस के अंदर, तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ओनर को हम सेपरेट रखेंगे बिजनेस से। जब ओनर की बात आएगी तो ओनर की ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगी या मनी इन्वॉल्व होगी उसके अंदर, तो हम उसको सेपरेटली ओनर के साथ अटैच करके वहां मेंशन करेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, प्लीज आप मैसेजेस नहीं करें, आप थोड़ा सुन लें, आपको माइक भी देते हैं और आपसे अभी बात भी करते हैं, ठीक है?
अब आ गया कि आपके पास जो कंपनीज होंगी वो किस किस तरह की होंगी। एक प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप होती है जिसमें सिंगल ओनर होता है, पार्टनरशिप जिसमें एक से ज्यादा आपके ओनर्स होते हैं, और कारपोरेशन होती है जिसमें ओनरशिप बहुत लार्ज होती है, यानी ओनरशिप को आप डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स के अंदर, और वो उसके शेयर्स बना के वो आप सेल करते हैं मार्केट के अंदर, तो जिसके पास शेयर होता है वो उसका ओनर होता है, तो उतने पार्ट का ओनर होता है। तो ये आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो इसमें ओनर हो सकते हैं कारपोरेशन में, वो मिलियंस भी हो सकते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप में नॉर्मली डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कि कितने होंगे। इसमें क्या होता है कि आपने एक बिजनेस शुरू किया, आप ही ओनर हैं, आपने उसको रजिस्टर भी करा लिया, ठीक है, एज अ प्रोप्राइटर। अब आपने लोन लिया बिजनेस के लिए, ड्यू टू सम रीजन आप वो लोन नहीं पे कर सके, आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी एट स्टेक चली गई। यानी जब कोई जिसने लोन लेना होगा आपके बिजनेस से, वो अगर आपके ऊपर केस करता है, ला सूट में चला जाता है, आपके कोर्ट में चला जाता है, तो आपको आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी स्टेक पे लग जाएगी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अदालत लेके उसका लोन पे करेगी। यानी इसमें जो आपकी लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, इसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। लाइबिलिटी हम कहते हैं कि आप जो ओव करते हैं उसको आपने पे करना होता है, यानी किसी से अगर आपने लोन लिया है तो आपने पे करना है, किसी से कोई चीज ली है तो उसको वो आपने वापस करनी है, तो उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपकी लाइबिलिटी होती है प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड होती है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसके अंदर शामिल हो रही है। इन केस ऑफ एनी लॉसेस यू हैव टू पे दोज लॉसेस इवन विद योर पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो आप अकेले प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि आप सिंगल ओनर है, ठीक है। पार्टनरशिप में भी आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी उसके अंदर इंक्लूड होती है। सिर्फ ये होता है कि इसमें प्रॉफिट्स और लॉसेस जो है वो जितने पार्टनर्स होंगे उनके अंदर डिवाइड हो जाएंगे, और जो फर्दर इसकी डिटेल्स होती हैं पार्टनरशिप के अंदर कि भाई किसका कितना पार्ट है, ठीक है, वो पार्ट आपका पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है उसके, या इसको पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, उसके अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो बाकी ये सेम होता है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो जितने लोग हैं उनका जो एग्रीमेंट हुआ हुआ है, फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स हैं, एक 20% का पार्टनर है, एक 80% का पार्टनर है, अगर प्रॉफिट हुआ तो 20% प्रॉफिट, जिसका 20% पार्ट है वो 20% लेगा, जिसका 80% है वो 80% लेगा, और ये ऑलरेडी उनके पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अंदर मेंशन। कॉर्पोरेशन में क्या होता है कि आपके ओनर्स बेशुमार होते हैं, ठीक है, और ये आपका कॉर्पोरेशन के अंदर जो आपकी कंपनी होती है, जिसे अभी हमने इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन के तौर पे पढ़ा था पीछे, ये एक सेपरेट एंटिटी है। यानी कोई अगर केस करता है तो कंपनी पे केस होता है, कंपनी के ओनर्स पे नहीं होता, ठीक है। किसी ने अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है या कोई लाइबिलिटीज है उसकी, तो वो कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, वही पे करेगी, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो जाके कोर्ट में उस कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। जो ओनर्स हैं जिन्होंने उसके शेयर्स लिए हुए हैं, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो उसके स्टेक में नहीं आएगी। यानी अगर कंपनी डूब भी जाती है, बैंकरप्ट हो है, बंद हो जाती है कंपनी, क्लोजर हो जाता है, तो जितने आपके शेयर्स हैं सिर्फ वही, जो आपने जो शेयर्स की जो प्राइस दी हुई है, जितना पार्ट आपने लिया हुआ है वही आपका डूबेगा, बाकी आपका रहेगा। तो इस सूरत हाल को हम कहते हैं कि इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जितना आपने पे किया, जितनी ओनरशिप आपने ली शेयर्स लेके, उतनी ही आपकी लाइबिलिटी उसके अंदर रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। और ये सेपरेट होगी,
कंपनी इज लायबल। ठीक है, फर्दर इसको जब आप कॉर्पोरेशंस पढ़ेंगे मिड टर्म के बाद, तो उसमें हम इसको फर्दर डिटेल में भी पढ़ लेंगे, और जैसे जैसे इसकी कोई कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो साथ साथ हम देखते जाएंगे। ठीक है, इसका भी वो आ गया। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन है, उसका आंसर भी यहाँ मार्क हुआ है, देख लें। Combining the activities of Kellogg and General Mills would violate the cost principle economic। आप इसको ना ही देखिए, रहने दें, मैं इसको पास ऑन कर देता हूँ, इसको भी पास ऑन करूँ, जिसमें ओनरशिप डिवाइडेड होती है शेयर्स ऑफ स्टॉक्स के अंदर, उसको कॉर्पोरेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए आप बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चन में। इसमें बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कंपनी के पास रिसोर्सेज कितने हैं, वो रिसोर्सेज आपके शो करते हैं आपके एसेट्स को। ठीक है, मैंने कहा कि एसेट्स कौन से होते, क्या चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं बिजनेस के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इससे हम अपने कंपनी के ऑपरेशंस कर रहे होते हैं और उससे हम कुछ जनरेट कर रहे होते हैं, तो उसको हम बैंकरप्सी जब आएगी तो फिर बताएंगे फातिमा, उनको हम, उन रिसोर्सेज को हम एसेट्स कहेंगे। ठीक है, और उन एसेट्स में कुछ पार्ट ओनर का होगा, ओनर ने खुद पैसे लगाए होंगे, और कुछ पार्ट थर्ड पार्टीज का होगा। थर्ड पार्टीज जो देंगी वो कंपनी ओव करेगी, उसने वापस करनी होंगी वो चीजें। ठीक है, उनको ये लाइबिलिटीज को आप उधार समझ लें। ठीक है, उधार, और ये ओनर इक्विटी भी आप यूं समझ लें कि ये ओनर के पैसे बिजनेस के अंदर है, और बिजनेस एक सेपरेट चीज है। ठीक है, ये एसेट्स जो है ये बिजनेस के हैं, और इस एसेट्स में कितना पार्ट उधार का है और कितना ओनर का, कितना लाइबिलिटीज का है और कितना ओनर का है। तो ये इनको अगर आप टोटल करेंगे तो आपके जो एसेट्स हैं, आपने एक कंपनी बनाई, आपने सोचा एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया जाए, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसों की जरूरत है। आपने क्या किया, आपके पास कुछ पैसे थे, आपने उससे कंपनी स्टार्ट की, आप और बाकी पैसे के लिए आपने बैंक में अप्लाई किया और वहां से लोन ले लिया। अब बैंक से लोन मिल गया आपको, उसके बाद आपने क्या किया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल कोई रिटेल बिजनेस, आप अपने सप्लायर्स के पास गए जो आपको वो माल प्रोवाइड करते हैं जो आप सेल कर रहे हैं रिटेल के ऊपर, उनसे भी आपने जाके क्रेडिट ले लिया। तो वो सारा क्रेडिट, सारे जो आपने बैंक के पैसे देने हैं, जो आपने दूसरी पार्टीज के अपने सप्लायर्स और वेंडर्स के पैसे देने हैं, वो सारे लाइबिलिटीज के अंदर। ठीक है, हम जब इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी, और जो पैसे आपने खुद लगाए वो आपकी ओनर इक्विटी कहलाएगी। जी जी, रिव्यू करते हैं। तो ये आपका पूरा जो है अंडरलाइंग फ्रेमवर्क है फॉर रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग इकोनॉमिक इवेंट्स। तो आप जो भी इवेंट आप रिकॉर्ड करने जा रहे होंगे, सम हाउ वो इधर एसेट्स, लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी से ही रिलेट करता हो। कैसे, अभी इसकी एग्जांपल आएगी तो फर्दर आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। एसेट्स आर क्लेम्ड बाय इधर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होंगे, जो लाइबिलिटीज जिनकी होंगी, और ओनर्स। आपके एसेट्स का कुछ पार्ट ओनर्स बना रहे हैं, कुछ लाइबिलिटीज बना रही हैं। जितना पार्ट ये बना रहे हैं इतना इनका क्लेम है ओनर्स का, और जितना आपके थर्ड पार्टीज बना रही हैं उतना का पार्ट उनका है। क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स मस्ट बी पेड बिफोर ओनरशिप क्लेम्स। तो इन केस ऑफ बैंक्रप्सी या इन केस ऑफ क्लोजर, कंपनी बंद हो रही है, वो अपने ऑपरेशंस चला नहीं सकती, तो इन दैट केस क्या होगा कि सबसे पहले जो बाहर की पार्टीज हैं उनके पैसे दिए जाएंगे, जो बच जाएगा वो ओनर को मिलेगा। अभी हम बात कर रहे हैं बिग फॉर्म ऑफ कंपनी की, कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, राइट जी। अच्छा जी, अब सेपरेटली हम देख लेते हैं कि एसेट्स क्या हैं। अभी मैंने बताया भी था, रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस ओन्स। ठीक है, प्रोवाइड फ्यूचर सर्विसेज और बेनिफिट्स। इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं जी, कैश एसेट है, सप्लाईज जो आप यूज करते हैं बिजनेस के अंदर, इक्विपमेंट जो आप यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एसेट्स के अंदर, ये सारे एसेट्स हैं। इसी तरह से हम लाइबिलिटीज को देखते हैं। लाइबिलिटीज में क्या आता है, क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स, जिसमें आपका डेट भी आ जाता है, हम लोन को कहते हैं, और ऑब्लिगेशंस भी आ जाती हैं, जिसमें आपके पेएबल्स वगैरह होते हैं, यानी आपने अपने वेंडर से, सप्लायर से कुछ लिया है तो उसको आपने पे करना है। ठीक है, क्रेडिटर्स भी उन्हीं को कहते हैं, पार्टी टू होम मनी इज ओव्ड,
जिनकी आपने पैसे देने, और इसमें आपके पास अकाउंट्स पेएबल्स उनको हम कहते हैं या नोट्स पेएबल कहते हैं। अकाउंट पेएबल और नोट पेएबल दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एक्सेप्ट इसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है नोट पेएबल्स के ऊपर ना। ये लायबिलिटीज की टाइप्स आ गई। अब ओनर इक्विटी का क्या है, जो ओनर का क्लेम होगा टोटल एसेट्स के अंदर, जितने पैसे ओनर ने लगाए हैं और उससे जो आपने एसेट्स लिए हैं, वो आपका ओनर का क्लेम है, उसको आप ओनर इक्विटी है, ठीक है। रेफर टू एज अ रेजिडुअल इक्विटी, जो रेजिडुअल जो बच जाती है, ठीक है, जो आपके थर्ड पार्टी यानी लायबिलिटीज को देने के बाद जो बच जाता है वो ओनर का। इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स भी इसको आप कहते हैं, और आपके बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, उसके ऑपरेट करने से जो आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो भी उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। इससे ये ओनर इक्विटी इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट करे अगर ओनर और पैसे लगा रहा है बिजनेस के अंदर, तो उससे आपकी एसेट्स इंक्रीज होते हैं, या रेवेन्यूज से भी आपके एसेट इंक्रीज, ठीक है। और ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस से आपके एसेट डिक्रीज होती हैं। बेसिकली इससे आपकी ओनर इक्विटी डिक्रीज हो रही होती है। ये हम ओनर इक्विटी को देख रहे हैं, ओनर इक्विटी इंक्रीज होती है रेवेन्यूज से और इन्वेस्टमेंट से, और किससे डिक्रीज होती है, ड्राइंग से और एक्सपेंसेस से। इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन दिया और यहाँ पे माइनस का साइन दिया। ड्राइंग होता है कि जैसे ओनर ने पैसे डाले तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, बिजनेस के अंदर पैसे डाले उसको हम कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है बिजनेस की। अब अगर ओनर को जरूरत पड़ गई किसी भी वजह से, पैसे उसने निकाल लिए बिजनेस से, जो वो पैसे निकालेगा उसको ड्राइंग कहते हैं। ये वो ड्राइंग नहीं है जो हम कैनवस पे करते हैं, ठीक है। ये ड्राइंग है जो ओनर पैसे निकाल लेता है या चीजें निकाल लेता है बिजनेस में से, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है जी। अब इसमें देखें, ये हम एक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, जो अभी शुरू हो रही है। अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट इसका शुरू करने वाले हैं, थोड़ा सा होल्ड करें, और अभी आपको मैं क्वेश्चंस के लिए एक लंबा सेशन दूंगा। मिनिमम हम 15 से 20 मिनट क्वेश्चंस लेंगे, उनको आंसर करेंगे, हो सकता है उससे लंबा सेशन भी कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ओनर इक्विटी जो है बेसिकली ये एक चैनल है हमारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का, ठीक है। रेवेन्यू क्या होते हैं, मैंने एक चीज प्रोड्यूस की है या मैंने एक चीज मैं बेच रहा हूँ। अगर मैं रिटेलर हूँ, मेरी शॉप है, से फॉर एग्जांपल शूज की शॉप है या बुक्स की शॉप है, मैं बुक्स लेके आता हूँ किसी से और फिर मैं बेचता हूँ। तो मैं बुक जितनी कॉस्ट पे लेके आता हूँ उसमें अपना कोई प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेचूंगा ना। फॉर एग्जांपल मैंने 100 की बुक ली और मैंने 120 की बेची, तो मेरा मार्जिन उसमें कितना है, 20 रुपीज का है, 100 उसकी कॉस्ट है, तो मेरा रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू 120 होगा। जो टोटल अमाउंट हम रिसीव करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को सेल करके या किसी भी सर्विसेज को प्रोवाइड करके, उसकी कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, टोटल जो आप कैश रिसीव कर रहे होते हैं उसकी सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करने से जो आपको मिलता है उसको आप रेवेन्यू कहते हैं। तो आपके रेवेन्यू से क्या होता है, आपके रेवेन्यू से आपकी इक्विटी इंक्रीज होती है, ठीक है। रेवेन्यू, अब इस रेवेन्यू को अपने जहन में रखिएगा। नंबर 2, आप उसको सेल करने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं, एक तो उसके कॉस्ट हो गए। एक्सपेंसेस क्या करते हैं, आपने शॉप ली हुई है, शॉप का रेंट देना है आपने, रेंट पे लिया शॉप, ठीक है। आपने वहां पे बिजली का कनेक्शन लगाया हुआ है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आपने वो पे करना है। आपने मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है जो कि आप बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, उसका बिल आता है आपको, या उसको आप टॉप अप करते हैं, उसके पैसे आप पे करते हैं। ये आपके सारे क्या हो रहे हैं, ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं। आपने एक हेल्पर रखा हुआ है जो कि बुक्स को उठा के देता है, ठीक है, शेल्फ से, उसको आप सैलरी देते हैं, ये भी आपका एक्सपेंस है। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये आपकी ओनर इक्विटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। रेवेन्यूज आपके ओनर इक्विटी को इंक्रीज करते हैं, और जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपकी ओनर इक्विटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अब ओनर कहता है कि यार पैसे मैंने बिजनेस बढ़ाना है, तो मैं, मेरे पास कुछ और सेविंग पड़ी है, पर्सनल सेविंग पड़ी है, मैं वो इसके अंदर और डाल देता हूँ। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट आप डालते हैं बिजनेस के अंदर तो उससे भी ओनर इक्विटी इंक्रीज होती है,
नई इन्वेस्टमेंट डाल दिया, या ओनर ने कहा कि यार मुझे तो बहुत इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैं बिजनेस से ही निकाल लेता हूँ पैसे, बिजनेस से पैसे निकाले तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग से भी क्या होगा, ओनर इक्विटी क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? आपके टेक्स्ट मैसेजेस में देख रहा हूँ डिक्रीज होगी। अच्छा, मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा, अब मुझे आपकी तरफ से जवाब चाहिए होगा। जब आपके पास रेवेन्यूज आएंगे तो रेवेन्यूज से ओनर इक्विटी क्या होगी, रेवेन्यूज आने से ओनर इक्विटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वेरी गुड। और अगर आप एक्सपेंसेस करेंगे तो एक्सपेंसेस से क्या होगी ओनर इक्विटी, डिक्रीज होगी। वेरी गुड। और अगर आप नई इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो उससे क्या होगी ओनर इक्विटी, वेरी गुड, इंक्रीज होगी। और अगर आप अपने बिजनेस में से पैसे निकालते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो उससे ओनर इक्विटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखें, इतना आप समझ चुके हैं कि बिजनेस सेपरेट है। आप बिजनेस में पैसे डाल रहे हैं तो बिजनेस से देख रहे हैं आप, बिजनेस के अंदर आपकी इक्विटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ओनर की। और बिजनेस से पैसे निकाल रहे हैं तो उससे इक्विटी डिक्रीज हो रही है। एक्सपेंसेस कह रहे हैं तो इक्विटी डिक्रीज हो रही है। रेवेन्यूज आ रहे हैं तो इक्विटी इंक्रीज हो रही है। ये बात अगर आपने समझ ली तो आप समझें कि आपने अच्छा खासा आपने काम, एक मार्का मार लिया आपने, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इस स्लाइड को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेसिक इक्वेशन को एक्सपैंड कर दिया है। एसेट्स हमने कहा था लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी कहा था ना, ये पहली लाइन को देखें अगर आप, तो बेसिक इक्वेशन जो है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। अब हमने क्या किया, ओनर इक्विटी को हमने क्या किया, एक्सपैंड कर दिया। ओनर इक्विटी में जो चीजें हमने पढ़ी वो हमने यहाँ पे लिख दी। ओनर इक्विटी, ओनर कैपिटल या इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल भी कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है। ओनर इन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं हम, ड्राइंग को माइनस करते हैं, रेवेन्यूज को इंक्रीज करते हैं। इसको इंक्रीज करते हैं, ये देखें, ये इसको इंक्रीज करिए ना, इसको। अरे मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये अगर देखें, ये ओनर इक्विटी को हमने एक्सपेंड कर दिया इसके साथ, इसके साथ एक्सपेंड। ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, नई इन्वेस्टमेंट है आपकी, ठीक है। अनवील कर देना, लिख दिया। ये ड्राइंग क्या है, ये निकाल रहे हैं। ये क्या कर रही है, प्लस कर रही है इसको। ये क्या कर रही है, ये माइनस कर रही है। ये क्या कर रहा है, रेवेन्यू प्लस कर रहा है, एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आपको समझ आ गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय ओनर आर द एसेट्स द ओनर्स पुट्स इनटू द बिजनेस। जो ओनर के अपने रिसोर्सेज हैं उनको वो अगर इसके अंदर डाल रहा है तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट है। रेवेन्यू क्या, रिजल्ट फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम, ठीक है। रेवेन्यू का मैंने आपको बता दिया। रेवेन्यू के अंदर आप कॉस्ट, किसी भी चीज को अगर आप बेच रहे हैं या सर्विस को बेच रहे हैं, कॉस्ट और इसमें आपका मार्जिन इंक्लूडेड होता है। ये दोनों मिलके आपकी क्या बनाते हैं, मार्जिन आपका रेवेन्यू बनाते हैं, सॉरी, रेवेन्यू बनाते हैं, राइट। कॉमन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है, आप अगर कोई बिजनेस चला रहे हैं तो, मैं बिजनेस बोलता हूँ, आप मुझे बताएं। रिटेल स्टोर होगा तो उसका सेल्स जो है, उसका सेल से उसका मेन रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। अगर वो कोई स्कूल है, अगर वो कोई कंसल्टेंसी है तो उस या यूनिवर्सिटी है तो उसकी फीस उसका मेन रेवेन्यू, ठीक है। अगर कोई कंसल्टेंसी है तो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे उसका मेन रेवेन्यू आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई ब्रोकरेज हाउस है तो वो उसके कमीशन से उसका मेन रेवेन्यू आ रहा होगा। अगर कोई कंपनी ऐसी है जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स का मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है, इंटरेस्ट से आता है। वो लोन्स देते हैं, लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपका मेन रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, डिविडेंड से आ रहा है। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का शेयर होता है जो आपको मिलता है कंपनी के अंदर। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, हमने कहा एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी के ओनर्स बहुत ज्यादा होते हैं, हमने कहा थाउजेंड या मिलियंस के अंदर होंगे उसके ओनर्स। तो कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, तो उस प्रॉफिट को जब आप डिवाइड करते हैं उसके ओनर्स में, तो वो जो छोटा छोटा प्रॉफिट हर किसी को मिला जो उसका पार्ट था ओनरशिप का, वो जो प्रॉफिट होता है उसको हम डिविडेंड, ठीक है।
रॉयल्टीज होती हैं, रॉयल्टीज हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं होती, बहुत कम इसका कॉन्सेप्ट है। यानी आपने कोई ओरिजिनल पेटेंट, कोई आइडिया आपने दिया है, कोई बुक आपने बनाई है, लिखी है कोई, तो वो उसको जब वो सेल होती है तो उसका कुछ पार्ट आपको मिलता है, ठीक है। और रेंट, अगर आप ओनर हैं बिल्डिंग के या कोई एसेट आप रेंट पे देते हैं तो उससे आपका मेन रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं रेवेन्यू के। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, सेल्स, फीस, सर्विसेज, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रॉयल्टी और रेंट, ये किस क्या करेंगी, ये सारी चीजें आपकी ओनर इक्विटी को जाके इंक्रीज करेंगी, प्लस करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, ओनर इक्विटी डिक्रीज कहाँ से होती है। ड्राइंग तो डायरेक्ट ड्राइंग है, आपने उसे, अगर आपका फॉर एग्जांपल स्टोर है, रिटेल स्टोर है, तो आपने रिटेल स्टोर में से कोई चीजें उठा ली, ठीक है, तो वो भी ड्राइंग है अगर आप ओनर हैं उसके, तो वो भी आपकी ड्राइंग है। अगर आपने कैश निकाल लिया तो वो भी आपकी ड्राइंग है। एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हमने कहा वो रिड्यूस करते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। जो कुछ भी आप एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अभी बुक शॉप की, उसी तरह से है। अगर आपने कोई एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, जो मुलाजिम रखे हुए हैं, तो उनकी सैलरीज देते हैं। अगर आपने कोई बिल्डिंग ली हुई है या कोई आपने एसेट्स लिए हुए हैं रेंट के ऊपर, तो उनका रेंट पे करते हैं। यूटिलिटीज जैसे बिजली का बिल है, इस तरह से, और टैक्स आप पे करते हैं, ये भी आपका एक्सपेंस है। तो ये कॉमन एक्सपेंसेस हैं। ये सारे एक्सपेंसेस क्या करेंगे मिलके आपका, या कोई भी इनमें से आएगा, ये डिक्रीज करेगा आपकी ओनर इक्विटी को, राइट जी। ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज कैसे इफेक्ट करते हैं आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को, तो ध्यान में रखिएगा। अब आ जाए ट्रांजैक्शन के ऊपर। अभी आपको समझ आने वाली है सारी चीज़ों की, जो पीछे आप कह रहे थे ना कि मुझे हमें समझ नहीं आ रही, अभी वो समझ आने वाली है, क्योंकि अभी हम इसकी एग्जांपल भी करेंगे। ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन आर द बिजनेस इकोनॉमिक इवेंट्स रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट्स। रिकॉर्डेड का मतलब जो नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन आप कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हैं, पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं, फॉर्म्स के ऊपर भी कर सकते हैं, के ऊपर भी किसी तरह से भी कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शंस की जो टाइप्स होंगी वो क्या होंगी, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। उसके अंदर यानी जो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, जो इकोनॉमिक इवेंट होगा, इवेंट में हमने कहा ना कि दो या दो से ज्यादा पार्टीज होंगी, दो, टू और मोर पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। टू और मोर पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, तो एक पार्टी हो सकता है इंटरनल हो, एक एक्सटर्नल हो, ठीक है। सारी एक्टिविटीज जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती, ऑल एक्टिविटीज आर नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मेरी और आपकी कोई बात हुई है, लेकिन कोई हमने कोई तय नहीं किया कुछ भी, उसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं, उसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, कोई मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम एज अ ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे एज एन इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है। सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक इवेंट्स नहीं होते, ठीक है। ईच ट्रांजेक्शन हैज अ ड्यूअल इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। ड्यूअल का मतलब डबल, डबल इम्पैक्ट। डबल इम्पैक्ट कैसे आता है, वो एक चीज को नहीं छेड़ेगा, दो चीजों को छेड़ेगा, या एक चीज को भी छेड़ेगा तो उसमें भी ड्यूअल इम्पैक्ट आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आपने कहा जी मैंने गाड़ी लेनी है, कार लेनी है। कौन सी कार पसंद है जी, ओके जी, मुझे मर्सिडीज पसंद है, मर्सिडीज की कार लेनी बिजनेस के लिए। क्या करेंगे आप, जाएंगे और गाड़ी ले लेंगे, यू हैव द कैश। कैश क्या है आपका, कैश आपका एसेट है, ठीक है। और आपने कार ले ली, कैश और कार, दोनों, ये दो चीजें हो गई ना, ये एंटिटीज हैं। देखें ये पर्सन्स नहीं है, ये एंटिटीज हैं। इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन आपने पढ़ा था, ये दोनों एंटिटीज हैं। तो आपने ट्रेड ऑफ किया इन दोनों के दरमियान, कैश आपने दे दिया, कैश दिया तो कैश डिक्रीज हो गया, गाड़ी ले ली तो एक आपका एसेट इंक्रीज हो गया, आपके पास कार आ गई। दोनों चीजें आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, दोनों चीजें कहाँ पे हो रही हैं, एसेट्स के अंदर चेंज आ रहा है। दोनों एसेट्स है ना, रिसोर्सेज है, कैश भी एक रिसोर्स है, कार भी एक रिसोर्स है। तो इस तरह से आपका जो इम्पैक्ट आएगा वो डबल इम्पैक्ट आएगा, ठीक है।
लेट्स सी, देखिए इसको। मुझे बताएं आप, जब आप परचेज करते हैं कंप्यूटर तो क्या करते हैं? कैश दिया, कंप्यूटर ले लिया, एक एसेट गया, कम हो गया, दूसरा ज्यादा बढ़ गया आपका। ये आप इसको आप रिकॉर्ड करेंगे, यस इसको रिकॉर्ड करेंगे आप, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इसमें मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व है। आपने डिस्कस किया गाइडेड ट्रिप ऑप्शंस विद कस्टमर, अभी आपकी डील कोई नहीं हुई कस्टमर के साथ, नो कैश इन्वॉल्व, दिस इज यस एन एक्टिविटी आपने डिस्कस किया, बट इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, आपने रेंट पे किया, क्या क्या हुआ, आपने कैश दिया ना, कैश दिया, कैश डिक्रीज हो गया आपका, कैश डिक्रीज हो गया, मैंने डाउन एरो से शो कर दिया डिक्रीज को, और आपने एक्सपेंस आपका पे हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया। ठीक है, एक्सपेंस जब होता है किस चीज को, कहाँ पे इम्पैक्ट आता है? इक्विटी के अंदर इम्पैक्ट आता है। हम अच्छी तरह से इसको देख के आए हैं, ओनर इक्विटी इससे डिक्रीज होती है, यानी इसका मतलब है आपकी इक्विटी डिक्रीज होती है, डबल इम्पैक्ट आ रहा है ना। ये डबल इम्पैक्ट आपका हर जो ट्रांजैक्शन होगी उसके अंदर डबल इम्पैक्ट आएगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी हम एक्चुअल ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ट्रांजैक्शन एनालिसिस के ऊपर। ये कंपनी है रे नील, रे नील एक कंपनी है, उसने डिसाइड किया कि उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसमें वो क्या करेगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्विसेज देगा, और उसका नाम उसने रख दिया, कंपनी का नाम सॉफ्ट बाइट, कंपनी का नाम सॉफ्ट बाइट। तो रे नील जो है ये ओनर है जो डिसाइड कर रहा। ठीक है, इसने क्या किया, इसने कहा जी 15,000 में लगा के ना कैश इसमें डालता हूँ और बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। उसने 15,000 डाल दिया उसके अंदर, ले जी बिजनेस स्टार्ट हो गया। 15,000 डालेगा तो क्या होगा, अगर आप मुझे बताएं। ये अगर आप देखें ऊपर तो ये एसेट्स हैं, ये इक्वल का साइन है, लाइबिलिटीज, और ये ओनर इक्विटी। ठीक है, प्लस ओनर इक्विटी। अब जब एसेट डालेगा, एसेट इंक्रीज होंगे ना, कैश डालेगा तो, कैश डालेगा तो कैश इंक्रीज होगा। ये सारे कुछ कॉमन एसेट्स लिखे हुए हैं, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, लाइज, इक्विपमेंट, इनको हम सेपरेटली भी डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या चीजें। ठीक है, तो जब वो कैश डालेगा तो कैश इंक्रीज होगा, और इधर क्या इंक्रीज होगा, ओनर कैपिटल डल रहा है, ओनर कैपिटल जब जाता है तो इक्विटी इंक्रीज होती है। तो दोनों, अब ये इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब है ये दोनों इक्वल रहने हैं। जब भी कुछ होगा, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। लेट्स सी, इधर प्लस 15,000 हुआ, कैश के अंदर इंक्रीज हुआ, और यहाँ ओनर कैपिटल के अंदर इंक्रीज हुआ प्लस 15,000। राइट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वो कहता है परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ कैश, और कैश, सॉफ्ट बाइट ने क्या किया, कंप्यूटर इक्विपमेंट परचेज किया 7,000 कैश के लिए। अब कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश माइनस हो जाएगा 7,000 से, और क्या होगा, इक्विपमेंट जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा प्लस से 7,000 से। लेट्स सी, कैपिटल इक्विटी को कहते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट। अभी हमने इन्वेस्टमेंट को पढ़ा था, तो ओनर इन्वेस्टमेंट जो है जी, इक्विपमेंट, कैश डिक्रीजेस, इक्विपमेंट इंक्रीजेस, प्लस हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बता रही है जी, सॉफ्ट बाइट परचेजेस 1600 फ्रॉम एक्मे सप्लाई कंपनी कंप्यूटर पेपर एंड अदर सप्लाईज एक्सपेक्टेड टू लास्ट सेवरल मंथ्स। सप्लाईज वो होती हैं जो आप ऑफिस के अंदर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल लेड पेंसिल है, आपने यूज की, खत्म हो गई, आपने रबर ली, रेजर, रेजर यूज की, खत्म हो गई। ठीक है, आपने बॉल पेन लिया, लिया, खत्म हो गया, आपने पेपर्स लिए, उनके ऊपर लिख लिया, खत्म हो गए। तो इन सारी चीजों को हम स्टेशनरी कहते हैं, जो चीजें यूज अप हो जाती हैं। बेसिकली ये एसेट्स होते हैं, लेकिन ये यूज अप हो, इनको हम फिर
जैसे ये यूज होते हैं फिर इनकी हम ट्रीटमेंट करते हैं। अभी हम इनको परचेज कर रहे हैं तो इनको हम सप्लाईज कहते हैं। तो हम सप्लाईज कहते हैं ऐसी वो चीजें जो कि विद इन अ ईयर या विद इन अकाउंटिंग पीरियड, इसमें अकाउंटिंग पीरियड या ईयर वो हम कह रहे हैं जिसमें हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाएंगे, सारी ट्रांजैक्शन को समराइज करके हम रिपोर्ट्स बनाएंगे। रिपोर्ट्स के अभी हमने सिर्फ नाम पढ़े हैं, ठीक है। तो विद इन अ ईयर वो जो यूज हो जाते हैं उनको हम सप्लाईज कहते हैं। तो आपने 1600 की सप्लाईज ली, परचेज की सप्लाईज ऑन अकाउंट। जब ये हम वर्ड ऑन अकाउंट यूज करेंगे, ऑन अकाउंट का मतलब होगा कि आपने उधार पे ली। जब आप उधार पे लेते हैं कोई चीज तो उसके पेबल्स जनरेट होते हैं। जो उधार आपने देनी होती है उसको हम पेबल्स कहते हैं, और जो आपने उधार पे किसी को चीज दी होती है उसको हम रिसीवेबल। जो उधार हमने लेनी होती है, यानी हमने किसी को कोई चीज दी और पैसे नहीं लिए, हमने कहा बाद में ले लेंगे, उसको हम रिसीवेबल कहेंगे। और किसी से हमने कोई चीज ली और हमने कहा भी पैसे बाद में दे देंगे, तो उसको हम पेबल्स कहते हैं। तो आपने जब ऑन अकाउंट परचेज कर रहे हैं, परचेज जब भी करेंगे तो इसका मतलब किसी से आप कोई चीज लेके आ रहे हैं, उसको आप पैसे आपने देने। तो ऑन अकाउंट का मतलब होगा कि आप पेबल्स जनरेट कर रहे हैं, यानी आप ओव कर रहे हैं, इसके पैसे आपने बाद में देने, ठीक है। तो इसको देखें, 1600 का आपने लिया और 1600 का आपके पास सप्लाईज आ गई, सप्लाईज प्लस हो जाएंगी और आपके पेबल्स, अकाउंट्स पेबल प्लस हो जाएंगे, और आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन फिर भी बैलेंस के अंदर रहेगी, ठीक है जी। ये देख, सप्लाईज प्लस 1600 हो गई और इधर से अकाउंट्स पेबल भी प्लस हो गए 1600, राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी आपकी, सॉफ्ट बाइट रिसीव्स 1200 कैश फ्रॉम कस्टमर फॉर प्रोग्रामिंग सर्विसेज इट हैज प्रोवाइडेड। एक कस्टमर आया, उसने कोई प्रोग्राम बनवाया होगा, कोई प्रोग्रामिंग का काम करवाया होगा, तो उसने वो काम करवाया और उसके लिए उसने 1200 का कैश दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं ना, सर्विसेज दे रहे हैं। तो सर्विसेज क्या है आपकी, हमने क्या पढ़ा था सर्विसेज को, कोई बताएगा यहाँ पे। सर्विसेज जो आपने दी हैं वो क्या है आपकी, सर्विसेज आपकी एसेट्स नहीं है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उससे आप, सर्विस रेवेन्यू, ठीक है। आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, मैंने कहा इंक्लूडिंग कॉस्ट, आप अपना मार्जिन भी उसके अंदर रखते हैं, तो उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो ये आपकी इक्विटी को इंक्रीज करेगा, रेवेन्यू आपकी इक्विटी को इंक्रीज करेगा, और इधर आपका कैश रिसीव हुआ तो कैश इंक्रीज हुआ, आपके एसेट इंक्रीज हुए। सी 1200 से कैश इंक्रीज हुआ, 1200 से आपके रेवेन्यूज इंक्रीज हुए, ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन देखें क्या कह रहा है, शॉर्ट बाइट रिसीव्स अ बिल फॉर 250 फ्रॉम डेली न्यूज, न्यूज़पेपर का बिल आ रहा है, ठीक है। और नहीं, न्यूज़पेपर का नहीं है, न्यूज़पेपर के ऊपर जो एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हैं उसका बिल है। फ्रॉम डेली न्यूज फॉर एडवर्टाइजिंग पोस्टपोन्स पेमेंट अंटिल अ लेटर डेट। तो ये क्या है, 250 बिल आया, बिल कब आता है, जब वो ड्यू होता है तभी आता है ना, हो गया। जैसे हमें बिजली का बिल आता है तो पिछले महीने का होता है ना, एक उसकी ड्यू डेट सेपरेट होती है, यानी आपने वो यूटिलाइज कर ली है, वो सर्विस या वो चीज यूटिलाइज कर ली है, तो ये आपका एक्सपेंस है। तो जब आपका एक्सपेंस आता है तो ये आपकी इक्विटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। आपने कहा कि ये मैं हम बाद में दे देंगे, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया इसकी पेमेंट को। पोस्टपोन किया तो इसका मतलब है आपने अभी कैश नहीं दिया, इसका मतलब ये कैश आपने देना है, ये पेमेंट आपने करनी है, तो ये आपका क्या होगा, पेबल होगा ना, पेबल होगा। आपने, आपका पेबल भी प्लस से 250 हो गया, और आपकी एक्सपेंस जो है वो माइनस उसने कर दिया आपकी इक्विटी को 250 से, राइट जी। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, अभी मैंने आपके क्वेश्चन लेने हैं, ये ट्रांजेक्शन जैसे ही कंप्लीट होती हैं तो सॉफ्टबाइट प्रोवाइड्स 3500 ऑफ प्रोग्रामिंग सर्विसेज, ये भी आप सर्विस दे रहे हैं, ये क्या है, रेवेन्यू है।
और कस्टमर्स, कंपनी रिसीव्स कैश 1500 फ्रॉम कस्टमर, 1500 कैश मिल गया आपको, एंड इट बिल्स द बैलेंस ऑफ 2000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट आ गया फिर ये, लेकिन ये कौन सा ऑन अकाउंट है, लेने वाला या देने वाला? लेने वाला या देने वाला? आपने सर्विसेज तो दी हैं, रिसीवेबल है। ये ऑन अकाउंट जब आएगा तो आपने ये देखना है कि आपने लेना है इसे या देना है। अगर लेना है तो ये रिसीवेबल है, अगर पे करना है, देना है, तो फिर ये पेएबल्स होगा। तो लेट्स सी, इसमें आपके पेएबल्स 2000 से इंक्रीज, सॉरी रिसीवेबल्स 2000 से इंक्रीज कर जाएंगे, कैश आपका 1500 से इंक्रीज कर जाएगा, और आपका रेवेन्यू 500 से इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप देखें तो ये दोनों इक्वल है, 1500 प्लस 2000 3500, तो 3500 आपका उस साइड पे आ रहा है। ये 1500 का कैश, 2000 का रिसीवेबल प्लस हुआ, और यहाँ पे रेवेन्यू 3500 का रिसीवेबल हुआ, प्लस हो गया रेवेन्यू आपका। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी क्या बता रही है, सॉफ्ट बाइट पेज द फॉलोइंग एक्सपेंस इन कैश फॉर सितंबर। ये एक्सपेंस की बात कर रहा है। एक्सपेंस क्या करेंगे आपके, डिक्रीज करेंगे ओनर इक्विटी, ठीक है, और इन कैश है तो कैश आपका डिक्रीज होगा, इसका मतलब आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं। फॉर सितंबर स्टोर रेंट 600, सैलरीज फॉर एम्प्लॉइज 900 एंड यूटिलिटीज 200। तो सारे एक्सपेंसेस हैं, 600 प्लस 900 प्लस 200 करके भी आप कर सकते हैं, आपको टोटल कर लें, या फिर सेपरेट सेपरेट कर लें, ठीक है। इन्होंने सेपरेट सेपरेट 600, यहाँ 600 का एक्सपेंस शो किया है, 900 कैश गया, ये 900 का एक्सपेंस शो किया। सारे आपके एक्सपेंसेस जो है इनको आप टोटल करेंगे तो 1700 आएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, सॉफ्ट बाइट पेज इट्स 250 डेली न्यूज बिल इन कैश। अब ये आपका पहले आया था बिल, आपने कहा था ये बाद में पे करेंगे, ये पेएबल्स था ना, अब आप पे कर रहे हैं इसको। जब आप पे करेंगे तो कैश देंगे, तो आपके पेएबल्स माइनस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई ना इस बात की? अच्छा जी, आपका कैश 250 से कम हुआ, और आपके पेएबल्स भी 250 से कम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, सॉफ्टबाइट रिसीव 600 इन कैश फ्रॉम कस्टमर्स हु हैड बीन बिल्ड फॉर सर्विसेज इन ट्रांजैक्शन 6। ट्रांजैक्शन 6 में हमने कहा था कि हमने 2000 का रिसीवेबल रखा था, तो इस रिसीवेबल के अगेंस्ट आपको 600 का कैश मिल गया, तो आपके रिसीवेबल रिड्यूस हो जाएंगे, रिसीवेबल रिड्यूस हो जाएंगे 600 से, और कैश इंक्रीज हो जाएगा 600 से, ठीक है, राइट जी। नेक्स्ट क्या है, रे रे नील जो कि ओनर है, उसने विदड्रॉ कर लिया है 1300 को इन कैश फ्रॉम द बिजनेस, उसने 1300 निकाल लिया। अब ये विदड्रॉ, ये ओनर्स ड्राइंग के अंदर आएगा। विदड्रॉ का मतलब उसने निकाल लिया, ओनर्स ड्राइंग आपकी माइनस हो जाएंगी, यानी इक्विटी को माइनस कर देंगी 1300 से, और निकाल क्या रहा है वो, कैश, 1300 से कैश भी माइनस हो जाएगा। ओ सॉरी, ये स्लाइड नहीं पड़ी इसके ऊपर, यहाँ पे ये आ जाएगा। जब हम इनको टोटल करेंगे, अगर आप देखें ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, हर लाइन पे देखें, यहाँ ये 15,000 है, यहाँ पे भी 15,000, दोनों इक्वल रहेंगे, यहाँ 7,000 है, यहाँ 7,000 है, एक प्लस है एक माइनस है, इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं हो रही। यहाँ पे देखें 1600 है प्लस, और यहाँ पे भी प्लस 1600 है, तो आप किसी भी लाइन को देखें ये, तो आपकी ये इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं हो रही होगी। तो आप इसको टोटल करेंगे तो आपके टोटल्स भी वैसे आ जाएंगे। तो आपको ये क्या शो कर रहा है कि ये एसेट्स कौन से हैं जो आपके बिजनेस के पास हैं, और ये इसके ऊपर क्लेम्स किन किन के हैं, ये थर्ड पार्टीज के कितने क्लेम है, ये थर्ड पार्टीज हो गई पेएबल्स, और यहाँ पे चूंकि लोन शोन नहीं है, और ओनर्स का कितना है इसके अंदर, तो ये आपको बता रहा होगा, ठीक है। हमने जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी है, उनमें ये बैलेंस शीट है जिसको हमने देखना है,
इनकम स्टेटमेंट है देखना है। ये वैसे उस तरतीब के साथ लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, एट द एंड हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ये सिर्फ इनके नाम ही आप सिर्फ देख लें, फिलहाल इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं, अब आप पूछें क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। किसी ने हैंड रेज करना है तो माइक पे भी आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अहमद रजा, माइक ओपन करें अपना और बोले। अहमद हमजा, अहमद हमजा। अदरवाइज आप अपने क्वेश्चंस वहां पे पोस्ट भी कर सकते हैं टाइप करके। जी लगता है आपका माइक नहीं काम कर रहा, अहमद हमजा। जी हसाम दीन, आप बोले। आपके पास एक माइक का बटन नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे नीचे, उसको आप जो है क्लिक करेंगे, वहां पे क्रॉस आ रहा होगा, एक लाइन आ रही है, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपका माइक ओपन होगा। जी कोई इशू है आपका, टाइप करें इधर, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरों को चांस देते हैं फिर। और कोई है क्वेश्चन पूछने वाला? जी उसामा, माइक का ऑप्शन आ रहा है आपके पास? यस सर। जी बोले। सर जब आपने ये जो प्लस माइनस आपने पूरी इक्वेशन में समझाया तो वो एक तरीके से डेबिट एंड क्रेडिट ही कहलाएगा ना ये? बेटा आपका लगता है कि बैकग्राउंड जो है अकाउंट से है? यस सर, अकाउंट से ये क्योंकि है ना ये समझ नहीं आ रहा प्लस माइनस जो आपको डेबिट क्रेडिट थोड़ा सही रहता है। डेबिट क्रेडिट इसलिए सही रहता है कि आपको ऑलरेडी पता है ना, जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, उनको तो प्लस माइनस से ही समझाना है ना, उसके बाद हम उसके डेबिट क्रेडिट के ऊपर लेके आएंगे, अकाउंट्स के ऊपर ओके लेके आएंगे, डेबिट क्रेडिट लेके आएंगे। ओके सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर जो आगे हम जब आगे ट्रांजैक्शंस करेंगे तो जर्नल जर्नल की फॉर्म में लेजर की फॉर्म में इसी तरह करेंगे ना, इस तरह तो नहीं चलेंगे ना जैसे अभी आपने पढ़ाया है? नहीं नहीं, ये सिर्फ फाउंडेशन बना रहे हैं उन लोगों का जिनको बिल्कुल नहीं पता अकाउंटिंग का। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। जी हसन, अब आ रहा है आपका माइक आ रहा है? देखिए आप स्वीपिंग स्टेटमेंट जब देते हैं ना तो उससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलती। आप जब ये कहते हैं कि चीज समझ नहीं आई, क्या समझ नहीं आई आपको? आपको एक एक टर्मिनोलॉजी सेपरेटली बता रहे हैं ना। आप कहें जी ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आई, आपने ट्रांजैक्शन बोला नहीं समझ आई ट्रांजैक्शन क्या है, आपने बोला एसेट्स इसकी समझ नहीं आई, आपने बोला लाइबिलिटीज इसकी समझ नहीं है, आपने कहा कि ये प्लस होगा इंक्रीज करेगा एसेट को, इसकी समझ नहीं आई। आप कहते हैं समझ नहीं आई, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, जिससे ये लगता है कि यू आर नॉट सीरियस। स्पेसिफिक करें ना क्वेश्चन आप अपना, स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ट्रांजैक्शन में क्या समझ नहीं आई, हर ट्रांजैक्शन को सेपरेटली आप खोल के आप बता सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन समझ नहीं आएगी। ये स्लाइड्स मैंने आपकी अपलोड की हुई हैं लेक्चर्स के अंदर, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू कलर में आपको ये नजर आएंगी। ओनर इक्विटी में हमने लिखा है ना,
ओनर इक्विटी में हमने लिखा, आप कह रहे हैं कि जी ओनर ने जब पैसे निकाले हैं उसमें, तो ओनर इक्विटी में क्यों नहीं लिखा? ओनर इक्विटी को रिड्यूस किया ना हमने कहा कि जो ड्राइंग्स होती है वो ओनर इक्विटी को रिड्यूस करती। वो असल में वो स्लाइड नहीं चली वहाँ पे, आखिरी ट्रांजैक्शन थी ना, वो स्लाइड नहीं चली। स्लाइड इसके ऊपर आप वो डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको नजर आएगा, आप स्लाइड शो के अंदर चलाएंगे, क्योंकि मैं ये ब्लैक बोर्ड के अंदर स्लाइड शो चला रहा था, तो इसमें वो अनफॉर्चुनेटली वो स्लाइड नजर नहीं आ रही थी। अदरवाइज वो जो विद ड्राइंग है, जो सॉरी ड्राइंग है, जो ओनर्स ड्राइंग, उसने इक्विटी को डिक्रीज किया और कैश जो निकाला उससे एसेट डिक्रीज हुआ। जी बिल्कुल, उनको आपके लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका बिल्कुल अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं, जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है उनके लिए समझ लें रिवीजन हो जाएगी, हो सकता है उन्हें कुछ नई चीजों का पता चल जाए इससे, हो सकता है, नॉट श्योर। इंटरनल यूजर में हमने कहा कि अकाउंटिंग वाले जो काम कर रहे होते हैं, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या सम टाइम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, जो वो रिपोर्ट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो, इन रिपोर्ट्स की जरूरत होती है दूसरे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स को भी डिसीजन मेकिंग के लिए। उसमें वहाँ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं उस स्लाइड के अंदर कि फिनेंस वाले को किस लिए चाहिए इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसने क्या करना है, ठीक है। मार्केटिंग वाले को किस लिए चाहिए इन्फॉर्मेशन, वहाँ नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट छोटा सा, अगर उसको आप पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि यूजर्स को कैसे उसकी जरूरत है। फातिमा आप माइक पे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एक बच्ची है, इसको लास्ट वाला जो ये है ना, इसको ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। फातिमा का काफ़ी देर से इसका इशू आ रहा लास्ट में इसकी जो यही यही स्लाइड जो आपने निकाली है अभी, है। इसमें जी अहमद हमजा, अभी आपका माइक चला है या नहीं चला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपने जो बोला कि अगर मैं बिजनेस एज अ बिजनेस के लिए मैं BMW कार परचेज करता हूँ, ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस में कैसे आएगी? मुझे ये थोड़ा सा समझना है। एक्सपेंसेस में तो लिखा ही नहीं है उसको, नहीं, आपने बोला हमने ना एसेट्स कि में लिखा जैसे है ना, मैंने हमने कोई कहा कि हमने कहा ठहरे मुझे बताने रिपीट करने दें वो, मैंने कहा था कि कार ली हमने, तो कार एक एसेट है ना हमारे पास, जी एसेट एक एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरा डिक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया, सर, एक्सपेंस नहीं होगा वो। ये जो ये वाला जो आएगा ये मर्चेंडाइज होगा ना हमारा, जो हमने बिजनेस पर। बेटा मर्चेंडाइज जो है और चीज होती है, आप अकाउंटिंग के बैकग्राउंड के हैं, ऐसा ही है ना? जी मर्चेंडाइज का तो जी। वर्ड का ही नहीं पता उन लोगों को जो अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम। नहीं सर, मर्चेंडाइज और मैं चीज ये होती पूछ है। रहा हूँ कि जो बिजनेस पर्पस के लिए मतलब रिसीव करें हम, बिजनेस पर्पस के लिए उसको खरीदें, तो वो मर्चेंडाइज में आएगा ना, उसे मर्चेंडाइज नहीं इन्वेंटरी नहीं में आएगा। नहीं नहीं, आप इस चीज में मत पढ़े ना, इन्वेंट्री का चैप्टर हम सेपरेटली पढ़ेंगे ना। नहीं सर, मैं मर्चेंडाइजिंग क्या बस होती है, अपने अपने मर्चेंडाइज आप क्या को होता क्लियर। है, ये एसेट है, एसेट है बस, आप इसको मैं फॉर द बस टाइम, फॉर द टाइम बीइंग करने इसको के लिए एसेट पूछ ही रहा था। समझे आप। हाँ, इसको एसेट ही समझे आप कि एसेट है, आप इसको मर्चेंडाइज ना करें। देखिए जो लोग अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं आपकी टर्मिनोलॉजीज से, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आ नहीं जाएंगी, नहीं सर, डोंट यू वरी। मैं सिर्फ इसलिए इतना पूछ रहा था कि मैं अपने आप को रिकॉल करना चाह रहा था कि मतलब ये यही है ना। एक्सक्यूज़ मी सर, मैं जी बेटे मर्चेंडाइज़ जो होती है, मर्चेंडाइज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल ली जाती है बिज़नेस में, ठीक है? जब आप बिज़नेस करते हैं और वो बिज़नेस, क्योंकि जो बिज़नेस की ये टर्म है, बिज़नेस जब हम बिज़नेस की बात कर रहे होते हैं, तो बिज़नेस आपके कुछ होते हैं मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो चीज़ें बना के आगे सेल करते हैं, कुछ होते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है? जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल हैं, ठीक है? ये सारे हैं।
उसके बाद कुछ होते हैं जो बनी बनाई चीज़ लेते हैं और आगे वो सेल कर देते हैं, ठीक है। तो मर्चेंटाइजेज उस कंसेप्ट में आती हैं कि जो चीज़ बनी बनाई लेते हैं और वो आगे सेल कर देते हैं। ये अभी मैंने आपका क्वेश्चन लिखा, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री एसेट डाटा रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर परचेज फ्रॉम सप्लाई टू सेल फॉर प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें जो सर बात कर रहे हैं वो इस तरह की उनकी कोई टर्म नहीं है, ये एक बिजनेस के परस्पेक्टिव से ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। जैसे अब अगर कोई इक्विपमेंट लेते हैं, ठीक है, और वो इस मकसद के लिए लेते हैं कि वो सेल कर देंगे आगे, ठीक है, तो वो अगर उस कंसेप्ट में वो बात है तो वो आपकी मर्चेंडाइजिंग में आएगी। बेटा पॉइंट क्लियर हो गया आपका? ये क्वेश्चन डॉक्टर साहब एडवांस क्वेश्चन था, मैं रिप्लाई नहीं करना चाह रहा था, आपने रिप्लाई कर दिया इसको। एक्चुअली वो स्टूडेंट जो अकाउंटिंग नए सीख रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत पजल्ड हैं कि हम एक नया सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं और शायद ये कोई बहुत टॉप किस्म की चीज़ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो मैं अकाउंटिंग वालों को इसीलिए मैंने ये कहा था स्टार्ट में कि आप प्लीज़ जो क्वेश्चन आपने इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं ना, सेपरेटली आए टेक्स्ट करके आप पूछ लें क्वेश्चन, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ये मर्चेंडाइज नहीं होगा, डिपेंड करता है बिजनेस की टाइप के ऊपर। अगर आप गाड़ियां लेके बेच रहे हैं तब ये मर्चेंडाइज होगा। आपका बिजनेस ही यही है कि आप गाड़ियां सेल कर रहे हैं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आंसर ही नहीं करना चाह रहा था। आप ना अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन मत करें, ठीक है, और उनको आने दें आगे जिन जो अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अच्छा, 9th स्लाइड का एक स्टूडेंट ने कहा था कि इसको एक्सप्लेन कर दें। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, खुद पढ़ लें इसको। इसमें आपने एथिकल इश्यूज को देखना है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। इसमें एक तरह की वो अकाउंटिंग होती है जो हम एथिकल इश्यूज को हैंडल करने के लिए करते हैं, फोरेंसिक अकाउंटिंग जिसको कहते हैं, जिसमें थेफ्ट और फ्रॉड को हम पकड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, युसरा फातिमा, आपको मैंने माइक दिया है, अगर आप बात करना चाहें तो अपना माइक ओपन करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि अगर हमें अगर हमें रेंट रिसीव करना होगा, ऑन अकाउंट पे रेंट रिसीव करना होगा तो वो अकाउंट पेबल और रिसीवेबल होगा, और जब हमें देना होगा रेंट तो वो अकाउंट पेबल होगा। तो सर अगर एक ऑन अकाउंट मेंशन नहीं होगा तो फिर वो एंट्री कैसे बनेगी? उसकी नेचर तो लिखी होगी ना, या तो आपने देना होगा या लेना होगा, जहां से भी आपको वो समझ जी, आ लेकिन जाएगी। सर आपने कहा था कि अगर ऑन अकाउंट मेंशन है तो ही हम ये करेंगे, और अगर ऑन अकाउंट नहीं होगा तो सर वो पूछ रही हूँ कि वो फिर कैसे होगा? बेटा उसमें ये मैंने बताया था कि ऑन अकाउंट दोनों में लिखा हुआ होता है, पेएबल और रिसीवेबल दोनों में लिखा होता है, लेकिन उसकी नेचर का आपको पता चल रहा होता है कि अगर आप ओके रेंट की शॉप में बैठे हैं तो आपने पे ही करना है ना। अगर ऑन जी। अकाउंट आ गया तो वो आप रेंट लेंगे तो नहीं ना, आपने तो खुद रेंट पे ली हुई है शॉप, या जी आपने कोई सर। चीज़ रेंट पे ली हुई है, फॉर एग्जांपल कोई कार रेंट पे ली हुई है आपने अपने बिजनेस के लिए, तो आपने अगर रेंट पे ली हुई है और ऑन अकाउंट आ गया तो फिर तो पे ही करना है ना, और अगर आपने दी हुई है तो फिर आपने रिसीव ही करना है। उसकी नेचर ओके को सर, देखेंगे। थैंक मैं ये सिर्फ बता रहा था कि ऑन अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए भी आ जाता है और पेएबल्स के लिए भी आ जाता है, बट यू विल एक्चुअली सी द नेचर। ओके सर, थैंक यू सो मच।